नमस्कार, मैं नरेंद्र सिंह मान, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोहारी पानीपत, एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। एजुसेट टेलीकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं के राजनीति विज्ञान विषय पर चर्चा करेंगे और राजनीति विज्ञान की जो प्रथम पाठ्य पुस्तक है राजनीतिक सिद्धांत, उसके अध्याय 9 पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है शांति। और शांति भाग 1 हम पहले व्याख्यान में कर चुके हैं। आज हम शांति भाग 2 पर चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, आज के व्याख्यान का हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा इस पाठ का परीक्षा उपयोगी अध्ययन करना। उसी के साथ साथ में हमारा एक और मुख्य उद्देश्य रहेगा और वो है विश्व में युद्ध, हिंसा, शस्त्रीकरण से अलग वैश्विक शांति के महत्व को समझना। और विश्व शांति के महत्व को समझने के साथ में, शांति के साधनों को समझने के साथ साथ में स्वयं को विश्व शांति के लिए चिंतन और कार्य कर सकने के लिए तैयार करना, यह भी हमारे व्याख्यान का मुख्य उद्देश्य रहेगा। प्यारे बच्चों, आज के व्याख्यान में हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जो व्याख्यान का क्षेत्र है वो इस तरह से है। सबसे पहले हम संरचनात्मक हिंसा के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद शस्त्रीकरण और वैश्विक शांति का क्या संबंध है उस पर चर्चा होगी। शांति के मार्ग में आने वाली कौन कौन सी बाधाएं हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे और अंतरराष्ट्रीय विवादों के समाधान के शांतिपूर्ण कौन कौन से उपाय हो सकते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, विश्व शांति स्थापित करने के कौन कौन से साधन हैं, किन साधनों के माध्यम से विश्व के अंदर शांति को स्थापित किया जा सकता है और रखा जा सकता है, उस पर चर्चा होगी। और उसके बाद शांतिवाद के बारे में हम जानकारी लेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने शांति भाग 1 में जानकारी ली कि लोकतंत्र, न्याय, मानव अधिकार की तरह शांति का जुमला भी एक तकिया कलाम है जो लगभग हर राजनीतिज्ञ के भाषणों में सुनने को मिलता है। हर राजनीतिज्ञ अपने भाषणों के अंदर शांति की बात करता है और शांति की बात न केवल धार्मिक जो हमारे अनुयायी होते हैं या धार्मिक गुरु होते हैं वो भी शांति की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो वहां पर भी शांति की बात होती है। और भाग 1 में आपने ये भी जानकारी ली कि शांति की बात करना और शांति के लिए कार्य करना विश्व के अंदर कितना आवश्यक है और कितनी अशांति संसार के अंदर है। प्रथम विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, अन्य बहुत सारे ऐसे कारण रहे जिनके कारण अशांति रही। और आपने पहले भाग के अंदर यह भी जानकारी ली कि अशांति रहने के बावजूद भी शांति के लिए प्रयास लगातार किए गए और शांति के प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही हम आज तक तीसरा विश्व युद्ध संसार में नहीं होने दिया गया। तो उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है, यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका अदा की। और उसके साथ में शांति के अर्थ को हमने जाना, हमने समझा कि शांति को किस तरह से स्थापित करना क्यों आवश्यक है हमारे जीवन में। तो प्यारे बच्चों, अभी हम बात करते हैं संरचनात्मक हिंसा। संरचनात्मक हिंसा प्यारे बच्चों उसको कहते हैं जो व्यवस्थित रूप से कि बहुत बड़े समूह के द्वारा हिंसा की जाती है, उसको संरचनात्मक हिंसा का नाम दिया जाता है। ये एक आप तस्वीर देख रहे हैं, एक तरफ जो है जनता है, जनता पत्थर फेंक रही है, कुछ उनके हाथों में नजर आ रहा है, कुछ डंडे नजर आ रहे हैं और वो आगे आगे भाग भी रही है। एक आग लगाई हुई है और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि कुछ जो है सुरक्षाकर्मी जो है वो उस आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, वो सुरक्षा का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह की जो हिंसा होती है उसको संरचनात्मक हिंसा कहते हैं, जो बहुत बड़े समूह के द्वारा व्यवस्थित रूप से हिंसा फैलाई जाती है। उसमें मुख्यतः जो शामिल होते हैं वो एक तो जातिगत हिंसा शामिल होती है, जाति के नाम पर लोगों को इकट्ठा किया जाता है और उस जाति के आधार पर हिंसा करवाई जाती है। उसके अंदर बहुत बार तो ये भी देखने को मिलता है कि बहुत से शरारती तत्व होते हैं, कई बार इसमें राजनीतिज्ञों के भी थोड़े बहुत हाथ देखने को मिलते हैं राजनीतिक स्वार्थ के लिए। तो इसलिए जातिगत हिंसा को संरचनात्मक हिंसा के अंदर शामिल किया जाता है।
उसके बाद सांप्रदायिक हिंसा, जो धार्मिक कट्टरता के आधार पर हिंसा की जाती है। जब हम अपने धर्म से प्रेम करने लगे और दूसरे धर्म से नफरत करने लगे और दूसरे धर्म के खिलाफ हम इस तरह की प्रयास करने लगे, उसको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करने लगे, तो वो सांप्रदायिकता में फैल जाती है, वो सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले लेती है और उसमें जो है बहुत सारा देश की संपत्ति का भी नुकसान होता है, देश का भी नुकसान होता है और कई बार जो है जन हानि भी होती है। बहुत सारे मारपीट और खून खराबे तक इसमें सांप्रदायिक हिंसा के अंदर शामिल होते हैं। तो इसलिए सांप्रदायिक हिंसा भी संरचनात्मक हिंसा का एक हिस्सा है। उसके बाद नक्सलवादी हिंसा है। नक्सलवादी हिंसा भी एक व्यवस्थित तरीके से सोच समझ करके की गई हिंसा है, जो अपने हकों के लिए हिंसा का रास्ता जो है अपनाते हैं और देश के साथ जो है उनका देश के कानूनों से अलग जो है अपने नियमों के अनुसार वो नक्सलवाद को फैलाते हैं और नक्सलवादी हिंसा का रूप धारण करते हैं। तो वो भी एक संरचनात्मक हिंसा की श्रेणी में आता है। और उपनिवेशवादी हिंसा, जिस तरह से जब कोई भी राष्ट्र अपने हितों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए दूसरे राष्ट्रों पर जाकर के अपना उपनिवेश स्थापित करता है और वहां के संसाधनों का दोहन करता है और उसके बाद वहां पर किसी भी प्रकार की हिंसा होती है, तो वो उपनिवेशवादी हिंसा जो है वो भी संरचनात्मक हिंसा की श्रेणी में आती है, जिसके पीछे किसी न किसी राष्ट्र की, किसी न किसी संस्था का हाथ होता है, उसकी शक्ति होती है। प्रिय विद्यार्थियों, अभी हम बात कर रहे हैं शस्त्रीकरण और वैश्विक शांति। हथियारों की जो होड़ है, जो शस्त्रीकरण है, जो शस्त्रों का अनुसंधान किए जाने हैं, शस्त्रों का विस्तार किया जाना है, शस्त्रों का जो है वो व्यापार किया जाना है, उनका खरीदना बेचना और ये सब चीजें होती हैं, तो वो शस्त्रीकरण अगर होता है तो क्या उससे वैश्विक शांति हो सकती है? प्यारे बच्चों, शस्त्रीकरण और वैश्विक शांति, हथियार और शांति दोनों एक दूसरे के से बिल्कुल विपरीत विचारधाराएं हैं। अगर हथियार होंगे तो शांति कैसे रह सकती है? जो हथियार रखता है वो भी शांत नहीं रह सकता और जो दूसरा उस देश का पड़ोसी राष्ट्र है वो भी शांत नहीं रह सकता। लेकिन बड़े कमाल की बात है, एक विरोधाभासी बात प्यारे बच्चों ये है कि वर्तमान में जितने हथियार बढ़े हैं उतने ही युद्ध घटे हैं। दूसरा विश्व युद्ध हुआ, दूसरे विश्व युद्ध भयानक, बहुत सत्यानाश करने वाला विश्व युद्ध था, बहुत जन हानि, धन हानि उसके अंदर हुई। आपको जानकारी होगी कि हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया, बहुत बड़ा नुकसान हुआ वो जापान का। तो उसके बाद जब पता चला कि अमेरिका के पास परमाणु बम है, दूसरे देशों ने भी उसी तरह से हथियार बढ़ाने शुरू कर दिए। सोवियत संघ, रूस ने बहुत अमेरिका के मुकाबले में हथियार बनाए और बढ़ाए और जब पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा हथियार बढ़े शीत युद्ध के दौरान, तो उसके बाद कमाल की बात यह है कि जैसे जैसे हथियार बढ़ते गए वैसे वैसे युद्ध घटते गए। पहले 1945 से पहले आए दिन किसी न किसी क्षेत्र में किसी न किसी राष्ट्र द्वारा युद्ध किया जाता रहा था, लेकिन जैसे जैसे हथियार बढ़े हैं, तो हथियार क्योंकि बहुत ज्यादा खतरनाक हथियार आजकल संसार में बहुत सारे देशों के पास हैं और हथियारों के बढ़ने से युद्ध कम हुए हैं, उसके बाद युद्ध बहुत कम हुए हैं। जितने हथियार बढ़े हैं उतने ही युद्ध कम हुए हैं। ये एक विरोधाभासी बात है। तो इसका मतलब तो ये है कि हथियार को बढ़ा ले तो युद्ध घट जाएंगे और युद्ध घट जाएंगे तो शांति की स्थापना में हमें सहयोग मिलेगा, वैश्विक शांति स्थापित होगी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। प्यारे बच्चों, हथियार बढ़े हैं, युद्ध घटे हैं, ये बात सत्य है, परंतु अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए हथियारों की होड़ और हथियारों के बढ़ने को सही नहीं ठहराया जा सकता। क्यों सही नहीं ठहरा सकते? क्योंकि हथियार बने हैं, हथियार बढ़े हैं, किसी देश के पास हैं, तो वो कभी ना कभी चल भी सकते हैं। और अगर हथियार चले तो फिर क्या होगा? फिर पूरी धरती ही संकट में आ जाएगी, पूरा जीव जगत और मानव ही संकट में आ जाएगा। तो ऐसे में हथियारों का बढ़ना जो है, हथियारों की होड़ जो है, उसको सही नहीं ठहराया जा सकता, उससे शांति स्थापित नहीं होती। चाहे युद्ध नहीं हुए हैं, इस बात को मानते हैं, लेकिन युद्ध ना होने के बावजूद भी शांति नहीं थी।
फिर भी अशांति थी, क्योंकि दूसरे देशों के पास हथियार हैं, तो हर देश दूसरे देश से डरा डरा रहता है, डर करके रहता है। वो उससे डरता है, वो उससे डरता है, उसके पास भी हथियार है, दूसरे देश के पास भी हथियार है। तो ऐसे डर के माहौल में शांति कैसे रह सकती है? जहां डर होगा वहां तो शांति है ही नहीं। शांति तो वही रह सकती है ना जहां पर किसी प्रकार का एक दूसरे से भय नहीं होगा। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व वसुमदेव कुटुंबकम के आधार पर हम सारा विश्व जो है कि परिवार की तरह से रहता होगा, शांति तो वहां स्थापित हो सकती है। जहां पर हथियार होंगे तो एक दूसरे से डरेंगे, और एक दूसरे से जब डर लगेगा, एक दूसरे से तनाव में रहेंगे, तो फिर वहां पर शांति की स्थापना नहीं की जा सकती है। इसलिए युद्धों की जो हथियारों की होड़ को हम अच्छा नहीं मान सकते। शस्त्रीकरण से वैश्विक शांति नहीं होती, बल्कि खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है, और ज्यादा तनाव बढ़ जाता है, और ज्यादा भय का माहौल पूरे संसार के अंदर स्थापित होता है। इसलिए हथियारों की होड़ को वैश्वीकरण, विश्व के अंदर शस्त्रीकरण को सही नहीं ठहराया जा सकता। प्यारे बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, परमाणु हथियारों का प्रयोग हुआ, इसके बाद शीत युद्ध हुआ, और क्यूबा संकट एक कुछ टाइम के लिए ऐसा संकट सामने आया कि संसार कहीं बहुत थोड़े दिनों का मेहमान ना हो। कहीं एक बार अगर युद्ध शुरू होता है दोनों विश्व की महाशक्तियों के बीच में, तो तब क्या होगा? पूरा संसार तबाह हो जाएगा। तो ऐसे में और अन्य बहुत सारी छोटे छोटी लड़ाइयाँ, छोटे छोटे युद्ध होते रहे हैं। भारत पाकिस्तान का युद्ध है, भारत और चीन का युद्ध है, अमेरिका और इराक का युद्ध है, अमेरिका और अफगानिस्तान के अंदर जो युद्ध हुआ या जो है हथियारों का प्रयोग किया गया, उससे खतरा और ज्यादा बढ़ता है। शांति की स्थापना नहीं होती, शांति भंग होती है। इसलिए हथियारों की प्रतिस्पर्धा को सही नहीं ठहराया जा सकता। प्यारे बच्चों, जापान के किन दो शहरों पर अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध के अंदर परमाणु बम गिराया, जिसके बारे में व्याख्यान 1 में हम चर्चा कर चुके हैं? हिरोशिमा और नागासाकी पर, जापान के दो शहरों पर दूसरे विश्व युद्ध के अंदर संयुक्त राज्य अमेरिका ने परमाणु बम गिराए। शांति के मार्ग में आने वाली बाधाएं कौन कौन सी हैं, उसके ऊपर प्यारे बच्चों हम चर्चा करते हैं। क्योंकि युद्ध का आरंभ लोगों के मस्तिष्क में होता है, इसलिए शांति के बचाव भी लोगों के मस्तिष्क में ही रखे जाने चाहिए। युद्ध जो है वो कोई ऐसी प्राकृतिक चीज नहीं है कि युद्ध होगा ही होगा, प्रकृति ने नहीं दिया, कोई भगवान ने युद्धों को हमारे ऊपर थोपा नहीं है। युद्ध पनपता कहां पर है? युद्ध मनुष्य के दिमाग के अंदर पनपता है। कोई ना कोई राजा होगा, कोई ना कोई ऐसा प्रशासक होगा, कोई ना कोई ऐसा देश का पदाधिकारी होगा जिसके दिमाग में ये उपज होती है कि युद्ध किया जाए। युद्ध जो है मनुष्यों के दिमाग में आरंभ होता है, मनुष्य के मस्तिष्क में होता है, और इसलिए शांति के बचाव के लिए भी हमारे मनुष्य के मस्तिष्क में ही उसके बीज बोए जाने चाहिए कि शांति भी बहुत आवश्यक है और शांति को कैसे स्थापित किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, अगर युद्ध होगा तो शांति स्थापित नहीं हो सकती, युद्ध में तो शांति रह ही नहीं सकती। जब युद्ध होगा तो यह होता है कि कभी भी कोई भी देश कितने भी खतरनाक हथियार का प्रयोग कर सकता है, और हथियारों का प्रयोग करेगा तो पूरा देश जो है तबाह हो जाएगा। हो सकता है जो हथियारों का प्रयोग करे, जो बम गिराए, उस देश तक भी खतरा जो है उत्पन्न हो जाता है। तो इसलिए जहां पर युद्ध होता है वहां पर शांति स्थापित नहीं हो सकती। युद्ध शांति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। शस्त्रीकरण अर्थात हथियारों का बढ़ना, हथियारों की प्रतिस्पर्धा अगर होगी तो वहां पर भी शांति की स्थापना नहीं हो सकती। शांति के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है शस्त्रीकरण भी। प्यारे बच्चों, आतंकवाद जहां पर होगा तो वहां पर भी शांति की स्थापना नहीं हो सकती। हालांकि आतंकवाद का जो असर होता है वो थोड़ा देश के अंदरूनी मामलों पर या बहुत छोटे क्षेत्र के अंदर होता है, लेकिन फिर भी पूरा देश जो है आतंकवाद से अशांति के माहौल में चला जाता है
कि आतंकवादी माहौल जहां पर होता है, जहां पर आतंकवादी गतिविधियों का अंजाम दिया जाता है, तो वहां पर पूरा देश जो है अशांतमय माहौल में रहता है। तो इसलिए आतंकवादी संसार की, अपने पूरे संसार की बहुत बड़ी एक समस्या बन गई है आजकल। केवल भारत की समस्या नहीं है आतंकवाद, आतंकवाद ने अमेरिका तक को नहीं छोड़ा है। अमेरिका तक में आतंकवादी गतिविधियों का अंजाम दिया गया, बहुत खतरनाक गतिविधियों का अंजाम दिया गया। 9/11 का हमला इसका एक साक्षात उदाहरण है। तो इसलिए आतंकवाद भी शांति के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। प्यारे बच्चों, सांप्रदायिक हिंसा अगर होगी तो वहां पर भी वो भी शांति के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। सांप्रदायिक हिंसा अर्थात कोई आतंकवाद होगा तो आतंकवादी हो सकता है वो बाहर से आया हो, ट्रेनिंग लेकर के आया हो, हथियार लेकर के आया हो, हमारे देश के अंदर किसी प्रकार का संकट हमारे लिए पैदा कर रहा है। शस्त्रीकरण और युद्ध भी दूसरे देशों के साथ होता है। परंतु सांप्रदायिक हिंसा ये एक ऐसी हिंसा है जो देश के अंदर ही रहते हुए धर्म के आधार पर, धर्म की कट्टरता के आधार पर जो लोग एक दूसरे को मारने काटने लग जाएं, एक दूसरे से नफरत करने लग जाएं, तो ये देश के लिए और शांति के लिए सबसे बड़ी बाधा है सांप्रदायिक हिंसा। क्योंकि दूसरे देशों से युद्ध होगा जब होगा, होते होते होगा, लेकिन सांप्रदायिक हिंसा के अंदर तो कोई भी दूसरे धर्म का हमारा पड़ोसी भी हो सकता है। अगर सांप्रदायिक हिंसा होगी तो हम अपने पड़ोसियों से भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो इसलिए धर्म की कट्टरता के आधार पर जो हिंसा होती है वो भी शांति के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। और यूनेस्को ने क्या कहा है प्यारे बच्चों, कि युद्ध का आरंभ लोगों के मस्तिष्क में होता है, इसलिए शांति के बचाव भी लोगों के मस्तिष्क में ही रखे जाने चाहिए। इसीलिए हम शांति की बात कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, शांति की अब तक जो बात होती रही है वो धार्मिक लोग करते हैं। धार्मिक जो नेता होते हैं वही लोग शांति की बात करते हैं। आध्यात्मिकता सी नजर आती है जब हम शांति की बात करते हैं। लेकिन आज हम बात शांति की कहां पर कर रहे हैं? राजनीति विज्ञान के अंदर कर रहे हैं। और ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि राजनीति विज्ञान के अंदर जिन भी टॉपिक पर चर्चा होती है, जो भी विषय में शामिल किए जाते हैं, वो वही विषय होते हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के होते हैं, जो बहुत बड़े मुद्दे होते हैं और जिनके बारे में जानकारी लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है। चाहे वो कोई भी किसी भी विषय से संबंधित रखता हो, वो भी राजनीति विज्ञान के विषय में शामिल हो जाता है। तो इसलिए ये आध्यात्मिकता से भी शांति जो है राजनीति विज्ञान में इसलिए आई है क्योंकि विश्व के अंदर शांति के मार्ग में बहुत बड़ी बड़ी बाधाएं हैं और अशांति बहुत है। शांति स्थापित करनी है तो वो आने वाले भविष्य, पूरे संसार का भविष्य आप हैं, बच्चे हैं, और बच्चों को अगर शांति का पाठ पढ़ाया जाएगा और अशांति में क्या क्या नुकसान होता है, युद्ध में क्या क्या समस्याएं खड़ी होती हैं, अगर ये बातें बच्चों को बताई जाएंगी तो आने वाले समय में आप ही देश को चलाएंगे, आप ही संसार को चलाएंगे। तो इसलिए शांति को स्थापित करने में आपकी भूमिका, बच्चों की भूमिका बहुत ज्यादा हो सकती है। इसलिए आपके मस्तिष्क में शांति के बीज जो है वो बोए जाने बहुत जरूरी हैं। और युद्ध अगर होंगे या अशांति अगर होगी, सांप्रदायिकता अगर होगी, आतंकवाद अगर होगा, तो वो मस्तिष्क की उपज होता है। इसलिए मस्तिष्क में ही शांति की उपज, उसको उगाना या उसके बीज बोना बहुत जरूरी है। अंतरराष्ट्रीय विवादों के समाधान के शांतिपूर्ण उपाय कौन कौन से हो सकते हैं, अभी उन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला शांतिपूर्ण उपाय हो सकता है वार्तालाप। अगर किन्हीं दो देशों के बीच में झगड़ा है या झगड़ा होने की संभावना है, या कोई आयात निर्यात को लेकर के या आतंकवादी गतिविधियों को लेकर के या अन्य कोई जो है लाइन ऑफ कंट्रोल को लेकर के, किसी देश की सीमाओं के विवाद को लेकर के अगर कोई किसी प्रकार का तनाव है, तो उसका सबसे बढ़िया तरीका यह है कि वार्तालाप कर ली जाए। वार्तालाप के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से दोनों देश एक जगह पर बैठे बातचीत करें। उनके अलग अलग पदाधिकारी, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे, या राजनीतिज्ञ होंगे, या मंत्रालय स्तर की हो सकती है, या फिर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के स्तर की हो सकती है, वार्तालाप किए जा सकती है दोनों देशों के बीच में। जब वार्तालाप शुरू होगी तो एक दूसरे की से जो समस्याएं हैं वो एक दूसरे देश को बताई जाएंगी और उन समस्याओं के समाधान का जो है उपाय निकाला जाएगा। तो सबसे बढ़िया तरीका जो है वो वार्तालाप है। युद्ध बढ़िया तरीका हो ही नहीं सकता, और युद्ध से बहुत बढ़िया तरीका वार्तालाप है। इसमें कोई खून खराबा नहीं होता, एक दूसरे को
कि से जो समस्याएं हैं, जो शंकाएं हैं, जो शिकायतें हैं, वो एक दूसरे को कह दी जाती है, एक दूसरे की शिकायतों को समझा जाता है और बातचीत करके, वार्तालाप करके हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। बातचीत से बड़ी समस्या सुलझाई जा सकती है और राजनीति विज्ञान तो सिखाती ही यही है, युद्ध करना नहीं सिखाती। राजनीति विज्ञान बातचीत के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से समस्याओं का समाधान निकालती है। राजनीतिज्ञ क्या करते हैं? चर्चा ही तो करते हैं। सारे यूएनओ के अंदर क्या होती है? चर्चा होती है, बातचीत होती है। हमारी संसद के अंदर क्या होती है? बातचीत होती है। और बातचीत के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। और दो देशों के बीच में या दो से ज्यादा देशों के बीच में अगर किसी प्रकार का झगड़ा या तनाव है तो वो भी बातचीत के माध्यम से सॉर्ट आउट किया जा सकता है, उसको सुलझाया जा सकता है। प्यारे बच्चों, मध्यस्थता भी एक अच्छा तरीका है। जब दो राष्ट्रों के बीच में तनाव है और दोनों राष्ट्र आपस में बैठने के लिए राजी नहीं है तो कोई ऐसा तीसरा राष्ट्र जिनकी पहले दोनों राष्ट्रों से, जिनके बीच में तनाव है, दोनों राष्ट्रों से जिसकी जो है अच्छे संबंध हो, वो कह सकता है कि मैं मध्यस्थता के लिए तैयार हूं। दोनों राष्ट्रों को एक टेबल पर लेकर के बैठेगा और वो खुद मध्यस्थता करेगा और मध्यस्थता करके दोनों की शिकायतें और समाधान समस्याओं को सुनेगा और सुनने के बाद में उसका समाधान निकलवाएगा। तो वो मध्यस्थता का एक तरीका भी अच्छा तरीका है। प्यारे बच्चों, एक सत सेवा या गुड ऑफिस हो सकता है। गुड ऑफिस के अंदर क्या होता है कि निस्वार्थ भाव से कोई थर्ड पर्सन, कोई तीसरा राष्ट्र, थर्ड नेशन एक आएगा और जो दोनों की भलाई चाहने वाला हो, दोनों राष्ट्रों की। क्योंकि देखो, युद्ध होगा तो युद्ध में मिठाई नहीं बंटती, युद्ध के अंदर तो खून बहाया जाता है, लाशें जो है बिखरती हैं, उसमें सत्यानाश ही होता है। और कोई एक देश का नहीं होता, सब जो देश करने वाला है उसको भी नुकसान होता है। युद्ध में तो होता ही नुकसान है। तो उस नुकसान से बचाने के लिए कोई तीसरा राष्ट्र जो दोनों राष्ट्रों का विश्वास पात्र हो, दोनों राष्ट्रों से अच्छे संबंध हो और दोनों राष्ट्रों की भलाई चाहता हो, तो वो तीसरा राष्ट्र जो है बीच में आकर के उन दोनों राष्ट्रों को मनाएगा और मना करके दोनों को एक टेबल पर लेकर के आएगा और एक टेबल पर बैठाने के बाद खुद ना मध्यस्थता करेगा, ना बीच बचाव करेगा, ना बीच में हस्तक्षेप करेगा, खुद कुछ नहीं करेगा, वो एक तरफ हट जाएगा। उसका काम होगा कि दोनों को इकट्ठा बैठाया जाए ताकि समस्याओं का समाधान निकाला जा सके। इसके माध्यम से भी जो है शांतिपूर्ण उपाय निकाले जा सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के। उसके बाद एक तरीका हो सकता है जांच का, चाहे वो सुरक्षा परिषद, यूएनओ की सुरक्षा परिषद के माध्यम से जांच करवाई जा सकती है या अन्य किसी तरीके से जांच करवाई जा सकती है। जब दो देश एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं तो उन आरोप वो सही है या गलत है, उनके अंदर कितनी सच्चाई है, उसकी पता करने के लिए जांच की जा सकती है और जांच के माध्यम से जिसकी जो गलती है वो उसको कहा जा सकता है और समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। प्यारे बच्चों, एक तरीका है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है वही शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए है ताकि विश्व के अंदर शांति व्यवस्था बनी रह सके। तो प्यारे बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो अंतरराष्ट्रीय जब भी कोई विवाद होता है तो उसके शांतिपूर्ण उपाय निकाले जाते हैं, उसके समाधान निकालने का संयुक्त राष्ट्र संघ स्वयं प्रयास करता है, चाहे किसी भी राष्ट्र के बीच में हो। जब अमेरिका के साथ इराक का तनाव हो रहा था तो उस समय भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने मध्यस्थता की, संयुक्त राष्ट्र संघ ने हस्तक्षेप किया और बीच बीच में दिशा निर्देश दिए। उसी तरह से अफगानिस्तान के अंदर भी संयुक्त राष्ट्र संघ की बहुत बड़ी भूमिका रही है और जब भी कोई इस तरह का तनाव होता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ प्रयास करता है अपने सुरक्षा परिषद के माध्यम से या अपनी अन्य संस्थाओं के माध्यम से कि किसी तरीके से विवादों का समाधान निकाला जा सके और कोई भी विवाद इस तरह से बढ़ करके युद्ध का रूप धारण ना करे, उससे पहले ही उसके ऊपर चर्चा हो तो उसका प्रयास किया जा सकता है संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से। संयुक्त राष्ट्र संघ की अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए बहुत बड़ी भूमिका है। प्यारे बच्चों, एक समाधान हो सकता है पंच निर्णय के माध्यम से। जैसे अपने गांव देहात के अंदर पंचायतों के माध्यम से बहुत सारे विवाद सुलझाए जाते हैं, अलग अलग जो झगड़े होते हैं उनकी अलग अलग की समस्याएं जानी जाती हैं और उनका समाधान निकाला जाता है और वो पंच निर्णय मानना जो है
प्रत्येक व्यक्ति के लिए फिर आवश्यक हो जाता है। तो इसी तरीके से पंच निर्णय के माध्यम से, अर्थात कोई कुछ अच्छा चाहने वाले राष्ट्रों के माध्यम से जो है पंच निर्णय के माध्यम से समस्याओं का समाधान निकाला जाता है। और जब पंच निर्णय दिया जाता है तो वो जो विवादित राष्ट्र हैं या जिन राष्ट्रों के आपस में तनाव है, उन राष्ट्रों के लिए पंच निर्णय को मानना आवश्यक हो जाता है और ये शांतिपूर्ण तरीके से समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। प्यारे बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के माध्यम से भी जो बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय विवादों का, संधि समझौतों का या समस्याओं का, शिकायतों का, तनाव का जो है समाधान निकाला जा सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की भूमिका भी बहुत बड़ी हो सकती है विश्व के अंदर शांति स्थापित करने के लिए और विवादों के समाधान के लिए। अभी बात करते हैं विश्व शांति स्थापित करने के कौन कौन से साधन हैं, किस तरीके से, किन साधनों के माध्यम से विश्व के अंदर शांति की स्थापना की जा सकती है। सबसे पहला तरीका शक्ति संतुलन। प्यारे बच्चों, शक्ति संतुलन, जब दोनों गुट बराबर की शक्ति होंगी तो उसके बाद तनाव की समस्या कम हो जाती है। उसके बाद युद्ध जो है वो ना के बराबर होता है अगर शक्ति बराबर होगी तो। जिस तरह से अमेरिका ने इराक के ऊपर किया या अफगानिस्तान के ऊपर या अन्य किसी राष्ट्र के ऊपर अपना दबाव और प्रभाव बनाया है, अगर वो अमेरिका के बराबर का कोई राष्ट्र होता, उतनी ही ताकत वाला कोई राष्ट्र होता, तब शायद अमेरिका का रवैया इस तरह का नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, यह जरूरी है कि जब एक गुट बहुत ज्यादा मजबूत है, दूसरा गुट अगर कमजोर है, तो उस कमजोर गुट में और कई सारे देश शामिल हो जाएं और एक बड़ा गुट बना ले, ताकि जो मजबूत गुट है, मजबूत ग्रुप है, उसके मुकाबला किया जा सके, उसके बराबर की शक्ति स्थापित की जा सके। तो इसलिए शक्ति संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। शक्ति संतुलन बनने के बाद में बहुत सारी समस्याओं का समाधान निकल जाता है और शक्ति संतुलन के माध्यम से शांति की स्थापना की जा सकती है। फिर युद्धों की संभावना लगभग ना के बराबर रह जाती है। एक सामूहिक सुरक्षा की भावना, यह भी बहुत जरूरी है विश्व शांति को स्थापित करने के लिए। हमें इस बात पर चिंतन करना चाहिए कि हमारी सुरक्षा है तो दूसरे सुरक्षित हैं, और दूसरे सुरक्षित हैं, दूसरे राष्ट्र सुरक्षित हैं, तो हम भी सुरक्षित हैं। अर्थात पूरा राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तो ही पूरा संसार सुरक्षित रहेगा, पूरी धरती पर सुरक्षा रहेगी, तभी जाकर के हम सुरक्षित रह सकते हैं। दूसरे देश में किसी प्रकार का तनाव करके हम अगर सुरक्षित रहना चाहें तो इस तरह से हम सुरक्षित नहीं रह सकते। इसलिए सुरक्षा की जो सामूहिक सुरक्षा की भावना है, सुरक्षा पूरे संसार के सुरक्षा की भावना है, वो होनी चाहिए। अगर वो सामूहिक सुरक्षा की भावना सभी राष्ट्रों के अंदर होगी, सभी संसार के राष्ट्र ये सोचेंगे कि हम भी सुरक्षित रहें और दूसरे संसार के राष्ट्र वह भी सुरक्षित रहें, और अगर दूसरे राष्ट्र सुरक्षित रहेंगे तो मैं भी सुरक्षित रहूंगा। जब इस भाव के साथ काम किया जाएगा तो तब जाकर के विश्व के अंदर शांति स्थापित हो सकती है। सामूहिक सुरक्षा की भावना प्रत्येक राष्ट्र के अंदर होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय कानून होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कुछ संधि समझौते होते हैं, उनकी पालना की जानी चाहिए प्रत्येक राष्ट्र के द्वारा। उससे शांति स्थापित की जा सकती है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के माध्यम से। कोई भी राष्ट्र जब दूसरे राष्ट्र पर अटैक करता है या युद्ध करता है तो इसका मतलब वो यूएनओ के जो कानून है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, उनका उल्लंघन कर रहा है। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, युद्ध ही एकमात्र तरीका नहीं होता किसी समस्या के लिए। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करके, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का निर्माण करके, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को पूरे संसार के सभी राष्ट्रों के लिए बाध्यकारी बना करके हम शांति को स्थापित कर सकते हैं विश्व के अंदर। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के माध्यम से, जो यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसके माध्यम से भी हम संसार के अंदर जो है शांति की स्थापना कर सकते हैं। निशस्त्रीकरण, हथियारों का बढ़ना, हथियारों की प्रतिस्पर्धा और हथियारों का खरीदना और बेचना, विस्तार करना, ये भी रोका जाना बहुत जरूरी है अगर विश्व के अंदर शांति को स्थापित करना चाहते हैं। निशस्त्रीकरण होगा संसार में, हथियार नहीं होंगे तो शांति अपने आप स्थापित हो जाएगी। बहुत ज्यादा उसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होगी। जितने ज्यादा हथियार बढ़ेंगे उतना ही ज्यादा तनाव होगा, तनाव होगा तो शांति स्थापित हो ही नहीं सकती। इसलिए निशस्त्रीकरण का
की पालना की जानी चाहिए। निशस्त्रीकरण के लिए विश्व के राष्ट्रों को एकजुट होकर के सामूहिक रूप से प्रयास करना चाहिए, ताकि संसार में कम से कम हथियार बने, कम से कम हथियार बढ़े और कम से कम हथियारों पर कार्य हो। और विश्व शांति स्थापित करने का जो सबसे अच्छा साधन है वो है कूटनीति। वो कूटनीति के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से, दाव पेचों के माध्यम से भी शांति की स्थापना की जा सकती है। अर्थात राजनीतिज्ञों के द्वारा आपस में, विदेश मंत्रियों के द्वारा या प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा आपस में मेल मिलाप करके और बातचीत करके या व्यापार बढ़ा करके या घटा करके, बहुत सारे तरीके होते हैं, कूटनीतिक तरीके होते हैं। कूटनीति के माध्यम से भी हम विश्व के अंदर शांति को स्थापित कर सकते हैं। और एक और तरीका है शांति दूत भेज करके। जिस भी देश के साथ तनाव है तो वहां पर शांति दूत भेजा जाए, उसको अपनी सारी बातें बताई जाए, वो दूसरे देश में जाकर के वहां के राजनयिकों के सामने अपने देश की बात रखेगा और दूसरा देश अपना शांति दूत दूसरे देश में भेजेगा। इस तरह से शांति दूतों का जब आना और जाना होगा दूसरे देशों के साथ, या जिस देश के साथ तनाव है उस देश में, तो उससे समस्याएं कम होंगी, समस्याओं का समाधान होगा, शिकायतें कम होंगी और शांति की स्थापना होगी। प्यारे बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो हम पहले भी बात कर रहे थे? शांति की स्थापना करना, विश्व के अंदर शांति की स्थापना करना, ताकि संसार में युद्धों को रोका जा सके। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना करना, यह संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य है। मानवता को युद्ध की विभीषिका से बचाया जा सके, ये यूएनओ का मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि अगर युद्ध होगा और अगर तीसरा विश्व युद्ध होगा तो मानवता को बचाना बड़ा मुश्किल होगा, पूरी धरती को बचाना मुश्किल होगा, पूरे जीव जगत को बचाना मुश्किल होगा। इसलिए तीसरे विश्व युद्ध से संसार को बचाना है। और तीसरे विश्व युद्ध से इस संसार को बचाया जा चुका है। अभी तक तो बहुत 1945 से लेकर के अब तक तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ। आज तक हम दो ही विश्व युद्ध की चर्चा करते हैं, प्रथम विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध। तीसरे विश्व युद्ध की हमने चर्चा नहीं की क्योंकि वो हुआ ही नहीं। तो इसलिए उसका श्रेय किसको दिया जा सकता है? संयुक्त राष्ट्र संघ को दिया जा सकता है। यूएनओ ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है कि अभी तक तीसरा विश्व युद्ध संसार के अंदर नहीं होने दिया। उसने बहुत सारे तरीके अपनाते हुए संसार के देशों के अंदर तनाव को आपसी बातचीत के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के माध्यम से, पंच निर्णय के माध्यम से, सुरक्षा परिषद के माध्यम से, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के माध्यम से या अन्य जांच दलों के माध्यम से उन तनावों को कम करने का प्रयास किया है। बातचीत के माध्यम से समस्याओं का समाधान निकाला है, कूटनीति के माध्यम से समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास किया है। पंचशील की संधि क्या है और उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। भारत और चीन के बीच में 1954 में एक संधि हुई थी। उस संधि के अंदर 5 सिद्धांत रखे गए थे, इसलिए 5 सिद्धांत होने के कारण इसको पंचशील की संधि कहा गया। और पंचशील की संधि पूरे संसार में शांति स्थापित करने का बहुत अच्छा तरीका है। वही 5 सिद्धांत है, 5 साधन है। कौन कौन से साधन हैं? एक दूसरे की प्रभुसत्ता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे। जब सभी राष्ट्र एक दूसरे की प्रभुसत्ता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने लगेंगे तो वहां पर समस्या पैदा ही नहीं होगी, अशांति होगी ही नहीं। दूसरा जो सिद्धांत है वो है एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे कभी भी, और एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे तो शांति की स्थापना होगी। एक दूसरे के अंदरूनी मामलों में हम दखल अंदाजी नहीं करेंगे। जो आंतरिक मामले हैं, देश के अंदरूनी मामले हैं, उनमें दूसरा देश जाकर के हस्तक्षेप नहीं करेगा। और हस्तक्षेप नहीं करेगा तो शांति की स्थापना अपने आप होगी। संबंध खराब हो ही नहीं सकते दूसरे देशों के। संसार के सभी राष्ट्र आपस में समानता और एक दूसरे के लाभ के लिए कार्य करेंगे, समानता पर आधारित होंगे। किसी दूसरे देश के ऊपर किसी प्रकार का दबाव प्रभाव नहीं बनाएंगे, समानता पर रखेंगे और एक दूसरे के लाभ के लिए कार्य करेंगे। और 5वां मुख्य सिद्धांत है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति का पालन करेंगे। अर्थात आप सुरक्षित हैं तो मैं सुरक्षित हूं, मैं सुरक्षित रहूंगा तो आप भी सुरक्षित रहेंगे। सह अस्तित्व है, हम सबका साझा अस्तित्व है, हम सब हैं तो
हम सुरक्षित हैं और दूसरों के बिना हम भी सुरक्षित नहीं, हमारे बिना दूसरे भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के नीति का हम पालन करेंगे। ये 5 सिद्धांत हैं और 5 सिद्धांत अगर सभी राष्ट्र इनको मानने लग जाए, इन 5 सिद्धांतों को, तो किसी प्रकार की समस्या पैदा नहीं होती, फिर शांति भंग नहीं होती, अशांति नहीं होती। विश्व शांति स्थापित करने के साधन और कौन कौन से हो सकते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के शांतिपूर्ण उपाय किए जाने चाहिए और राष्ट्रों के समुदाय में अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, सहयोग, सहिष्णुता आदि पर बल दिया जाना चाहिए। सभी आपस में सद्भावना से रहे, सहयोग के साथ रहे, सहिष्णुता, प्यार, प्रेम के साथ रहे, एक दूसरे का सम्मान करते हुए रहे और शांतिपूर्ण उपाय निकालें हर प्रकार की समस्या का, तो तब जाकर के शांति स्थापित हो सकती है। युद्ध का सहारा कभी नहीं लेना चाहिए। युद्ध के बिना भी बहुत सारे उपाय हैं जिनके माध्यम से समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। युद्ध होगा तो उसमें नुकसान और सत्यानाश होता है, उसमें जो है सभी राष्ट्रों को नुकसान होता है, पर्यावरण का भी नुकसान होता है, जन हानि भी होती है। केवल सैनिक ही नहीं, असैनिक जो साधारण नागरिक हैं उनको भी बहुत प्रकार का आर्थिक और जो है जीवन का नुकसान होता है। तो इसलिए युद्ध का सहारा कभी नहीं लेना चाहिए। युद्ध के वैकल्पिक तरीके कौन कौन से हैं, उनके माध्यम से हमें चर्चा करके, बातचीत करके या संधि समझौते करके समस्याओं का समाधान निकलवाना चाहिए, या अंतर्राष्ट्रीय संगठन की मध्यस्थता के माध्यम से समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए। मानव अधिकारों का हम सबको आदर करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए, संवर्धन करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। मानव अधिकारों को सभी राष्ट्र मानेंगे, उनका पालन करेंगे, तो फिर इस तरह की अशांति की समस्या पैदा नहीं होती। अंतर्राष्ट्रीय विधि और कानून के आधार पर आपसी विवादों का निर्धारण आदि बातों को शामिल किया जाता है, तभी जाकर के शांति स्थापित हो सकती है विश्व के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय जो विधि है, अंतर्राष्ट्रीय कानून है, उनके आधार पर आपसी विवादों का समाधान निकालने का प्रयास करें, उनको शामिल करें, तो तब जाकर के शांति की स्थापना हो सकती है। विश्व शांति स्थापित करने वाले साधन और क्या हो सकते हैं? प्रत्येक देश के अंदर निवास करने वाले समाज के वर्गों में आपसी सहयोग हो, सद्भावना हो, सहिष्णुता हो, एक दूसरे के मनोभावों को समझने की प्रवृत्ति हो। देश के अंदर भी, देश के अंदर निवास करने वाले राष्ट्र के जो लोग होंगे, नागरिक होंगे, वो सभी सहयोग से रहेंगे, सद्भावना से रहेंगे, सहिष्णुता से रहेंगे, अच्छे मनोभाव के साथ रहेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, तो फिर किसी प्रकार की समस्या पैदा नहीं होती। विश्व के अंदर अपने आप शांति स्थापित होगी। अगर आदमी शांत रहेंगे, सभी देशों के नागरिक शांत रहेंगे, सभी देशों के राजनीतिक शांत रहेंगे, तो फिर समस्या पैदा ही नहीं होती। फिर तो पूरे विश्व के अंदर ही जो शांति स्थापित होगी, क्योंकि विश्व जो है वो मनुष्यों से मिलकर के बना है और प्रत्येक मनुष्य अगर आपसी सहयोग, सद्भावना और सहिष्णुता के साथ रहेगा, अच्छे मनोभावों के साथ रहेगा, एक दूसरे की मदद करेगा, एक दूसरे का सहयोग करेगा, तो फिर अशांति कभी भी पैदा नहीं होती। विविधता में एकता के सिद्धांत को पूरे संसार में जो है शामिल किया जाना चाहिए, उस पर विचार किया जाना चाहिए। विविधताओं को भी सम्मान दिया जाना चाहिए। विविधता बहुत सारी हो सकती है, वो खान पान की हो सकती है, वो रहन सहन की हो सकती है, वो जाति धर्म की विविधता हो सकती है, वो जो है अन्य बहुत सारे पहनावे की हो सकती है, संस्कारों की, संस्कृति की हो सकती है, विविधता हो सकती है। लेकिन विविधता को दबा करके लंबे टाइम तक जो है हम उनको प्रेशराइज करके शांत नहीं रख सकते। संसार के अंदर बहुत सारे इस तरह के उदाहरण हैं जब कई देशों ने विविधता को कुचलने की कोशिश की और नागरिकों के ऊपर जो है जबरन अत्याचार किए और जबरन जो है किसी प्रकार के कानूनों को थोपा, तो तभी उसका एक दिन जो है उसका विरोध हुआ, क्रांतियां हुई और उसका परिणाम जो है देश के लिए सुखद नहीं हुआ, बहुत दुखदायी परिणाम हुए। वो बहुत सारे उदाहरण संसार के अंदर इस तरह के देखने को मिलते हैं। तो इसलिए विविधता में एकता के सिद्धांत को अपनाया जाना चाहिए, विविधताओं का भी हमें सम्मान करना चाहिए। उदारता और उदार भावना दिखानी चाहिए, बड़ा दिल दिखाना चाहिए। सभी अपने हैं, सभी से प्रेम से रहें, सभी से जो है प्यार, प्रेम और सहयोग से रहें। उदार हृदय के साथ सबसे चर्चा करें, सबसे बात करें, सबको अपनाएं। तो उदार हृदय होगा, उदार भावना होगी, उदारता होगी,
तो जो है विश्व के अंदर शांति स्थापित हो सकती है। भाईचारा सबसे बड़ा विश्व में शांति स्थापित करने का साधन है। भाईचारे के माध्यम से विश्व के अंदर शांति स्थापित हो सकती है। भाईचारा बना करके रखे, सभी राष्ट्रों के लोग भी आपस, एक राष्ट्र के अंदरूनी जो नागरिक हैं वो भी आपस में भाईचारे के साथ रहें और दूसरे राष्ट्रों के साथ भी भाईचारे का पालन करें, भाईचारे से रहें। विचार भिन्नता को विरोधी न मानकर मत का आदर करना चाहिए। जो विचार भिन्नता है, विरोधी विचारधाराएं हैं, उनको जो है अपना दुश्मन नहीं समझना चाहिए, उनके मत का भी आदर करना चाहिए और मेल जोल से, प्यार प्रेम से, उदारता से, भाईचारे से, सद्भावना से, सहयोग से, सहिष्णुता से, अच्छे मनोभावों से सभी को प्यार प्रेम से रहना चाहिए और सभी इस तरह से रहेंगे तो जो है विश्व के अंदर शांति अपने आप स्थापित हो जाएगी। व्यापकता, सार्वजनिकता और कल्याणकारी स्वरूप को ही आगे बढ़ने से शांति स्थापित हो सकती है। संकुचित विचारधारा हमेशा नुकसान पहुंचाती है, देश को भी, राष्ट्र को भी और शांति को भी। संकुचित विचारधारा से ऊपर उठ करके एक बड़ा दिल दिखाते हुए व्यापकता, सार्वजनिकता, सबकी साझी, सबका कल्याण, इस तरह की भावना होगी तो तब जाकर के शांति की स्थापना होगी। प्यारे बच्चों, अब हम इस व्याख्यान के अंत में शांतिवाद पर बात करते हैं। शांतिवाद किसी विवाद को सुलझाने के लिए हिंसा के प्रयोग को पूरी तरह से निषेध करता है, रोकता है। शांतिवाद कहता है कि किसी भी बड़े से बड़े विवाद का समाधान बहुत सारे तरीकों के माध्यम से हो सकता है, लेकिन उसके लिए हिंसा नहीं होनी चाहिए। शांति वार्ता द्वारा समझाने का उपदेश देता है शांतिवाद। और शांतिवाद में युद्ध, हिंसा, घातक हथियारों का प्रयोग, बल प्रयोग पूरी तरह से निषेध किया जाता है, रोका जाता है। जबकि व्यवहार में मुख्य जोर इस बात पर होता है कि विवादों के हल के लिए युद्ध अपरिहार्य नहीं है, युद्ध जरूरी नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है, तथा इनके लिए व्यवहारिक रूप में अन्य तरीके हैं, उन अन्य तरीकों को अपनाया जाना चाहिए, तब जाकर के शांति की स्थापना हो सकती है। युद्ध से जन धन की भारी क्षति होती है, भारी हानि होती है। राजनीति शास्त्र में युद्ध से बचने के पक्षधर लोगों के लिए श्वेत कपोत जैसे अनेक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कुछ परिस्थितियों में श्वेत वस्त्रधारी हिंसा को उचित मान सकते हैं, कई श्वेत वस्त्रधारी होते हैं वह भी हिंसा को उचित मानते हैं, लेकिन वास्तव में जो शांतिवाद है वो किसी भी तरीके से हिंसा को उचित नहीं मानता। शांतिवादी युद्ध का विरोध करते हैं, हमेशा आपसी सहयोग से रहें, सद्भावना से रहें, सहिष्णुता से रहें, प्यार प्रेम से रहें। धर्म, जाति, रंग भेद ने बांट दिया इंसान, एक ही माटी से सींचा था, सोच रहा भगवान। भगवान ने तो हम सबको, सभी मनुष्यों को एक जैसा पैदा किया था और हम आपस में यहाँ पर जातियों के आधार पर, धर्मों के आधार पर, किसी भी एक देश की नागरिकता के आधार पर, कट्टरता के आधार पर अगर हम व्यवहार करेंगे और दूसरे मनुष्यों का नुकसान करेंगे तो उसमें जो है परमात्मा को भी, भगवान को भी ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि मैंने तो एक ही माटी से सभी इंसान बनाए थे और ये इंसान धरती पर जाने के बाद ये किस तरह से धर्म में, रंग भेद में, जातियों में बटे हुए हैं। धर्म, जाति, रंग भेद में बांट दिए इंसान, एक ही माटी से सींचा था, सोच रहे भगवान। तो इसलिए आपसी सहयोग से, सद्भावना से, सहिष्णुता से, प्यार प्रेम से, उदारता दिखाते हुए, बड़ा दिल दिखाते हुए, भाईचारा रखते हुए, आपस में विविधता का सम्मान करते हुए, दूसरे मतों का भी सम्मान करते हुए प्यार प्रेम से हमें रहना चाहिए, तभी जाकर के शांति की स्थापना हो सकती है, संसार के अंदर भी, देश के अंदर भी और परिवार के अंदर भी। प्यारे बच्चों, इस तरह से आप मिलजुल करके रहें, प्यार प्रेम से रहें, शांति से रहें, ताकि सभी जगह पर शांति की स्थापना हो सके और आने वाले विश्व के अंदर आपकी भूमिका बहुत ज्यादा होगी और आप जो है वो देश के अंदर भी और संसार के अंदर भी शांति की स्थापना करने के लिए प्रयास करेंगे। इसी उम्मीद के साथ पुनरावृत्ति के कुछ प्रश्न पूछता हूं प्यारे बच्चों, उनका उत्तर दीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहले भी हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य है विश्व शांति और सुरक्षा की स्थापना। शांति के मार्ग में आने वाली बाधाएं क्या क्या हैं? कौन कौन सी बाधाएं हैं शांति के मार्ग में आने वाली? उस पर बताइए।
बहुत सारी बाधाएं हैं। अभी गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्न नोट कीजिए प्यारे बच्चों। अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के शांतिपूर्ण उपायों का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 2, शांति के मार्ग में आने वाली बाधाओं का वर्णन कीजिए। और विश्व में शांति स्थापित करने वाले साधनों का वर्णन करें। प्रश्न नंबर 3, प्यारे बच्चों इन प्रश्नों का उत्तर आप उत्तर पुस्तिका में लिखें और लिख करके अपने कक्षा के प्राध्यापक से अपनी कॉपी चेक करवाएं। आपने बहुत ध्यान से सुना, इस शांति अध्याय को आपने समझा और मुझे उम्मीद है कि आप इस बात के लिए तैयार हुए होंगे कि विश्व के अंदर शांति बहुत आवश्यक है। हमारा भी शांति के मार्ग में जो बाधाएं आती हैं उसको दूर करने का हमारा परम कर्तव्य है और हम जो है विश्व शांति के लिए अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे ताकि युद्धों से इस संसार को बचाया जा सके, इस मानवता को, इस धरती को बचाया जा सके और शांति की स्थापना हो। सभी आगे बढ़े, सभी खुश रहें, सभी जो है एक दूसरे के साथ प्यार प्रेम से रहें, राष्ट्रों के बीच में तनाव ना हो, व्यक्तियों के, नागरिकों के बीच में आपस में तनाव ना हो, प्यार प्रेम से रहें, शांति से रहें, शांति की स्थापना इस संसार के अंदर करें। इसी उम्मीद के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।